2024 का लोकसभा चुनाव जिसको लेकर सभी राजनीति पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। सत्ताधारी पार्टी की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए प्रयोग कर रही है और ऐसे में विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रही है। लेकिन ये पार्टियां कितना कमाल दिखा पाएंगी, क्योंकि बड़ी पार्टियां जरूर हैं लेकिन इनके साथ जो इनकी छोटी पार्टियां, अगर हम सहयोगी पार्टियों की बात करें तो उनकी भी बड़ी भूमिका है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हुई हो, सुहेल देव भारती की पार्टी हो, या फिर अगर बात करी जाए जयंत सिंह चौधरी की पार्टी हो। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो इनके साथ भी कई पार्टियां जुड़ी हैं, जिसमें एक पार्टी है जनवादी पार्टी। आज इसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और संजय चौहान से हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी अपने साथ में उनको किस तरीके की भागीदारी दे रही है, कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार के डिजिटल पेज पर आपका। और मैंने अपनी शुरुआत में, मुझे लगता है कि वो तस्वीर को क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको इस बार का जो चुनाव है कितना दिलचस्प होने वाला है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको क्या मिलने वाला है? देखिए भाई साहब, समाजवादी पार्टी का सबसे पुराना साथी एलआई मैं हूँ। 2017 के विधानसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी छोटी पार्टियों से गठबंधन के दौर में सबसे पहले बनारस में हमने एक सभा बुलाई थी। उस मंच पर गए थे 2018 में, और वहीं से हम लोगों ने एक साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने का इंकलाब बोला था, और तब से आज तक मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। और मेरे पार्टी का पहले भी गठबंधन बीजेपी से, मैं पहला चुनाव बीजेपी से गठबंधन करके ही लड़ा था 2012 में। बट जो हमारी जनवादी विचारधारा है, हम जिस जनवाद की बात करते हैं, वो आरएसएस के दर्शन और बीजेपी की नीतियों में कहीं नहीं है। तो 2012 के विधानसभा के चुनाव के बाद ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे बीजेपी के साथ नहीं रहना है और अपनी विचारधारा के साथ मिल करके काम करना है। और कहीं न कहीं समाजवादी विचारधारा, जनवादी विचारधारा, दोनों एक समान विचारधाराएं हैं। तो मैंने तय किया था कि मैं अखिलेश यादव जी के साथ मिल करके बीजेपी की सामंतवाद, फासीवाद और पूंजीवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ूंगा। और उसी सोच के आधार पर हम अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े, और आज तक मैं लगातार उन्हीं नीतियों को आयाम बना करके मैं लगातार अखिलेश यादव जी के साथ चला आ रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का 2019 के चुनाव में गठबंधन हुआ बहुजन समाज पार्टी से। उस गठबंधन में भी मेरा दल था, और जब अखिलेश यादव जी के पास मात्र 37 सीट थी, तब भी उन्होंने गठबंधन में एक सीट मुझे देकर के चंदौली लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, और मैं 5 लाख वोट पाकर के भी मुश्किल से 10,000 वोटों से चुनाव हारा था, और बीजेपी तमाम सारे हथकंडे अपना करके मुझे हराया था। तो मुझे कहीं भी थोड़ा सा भी इस बात पर कोई संशय नहीं है कि 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी को वाजिब हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलेगी। और 2022 के चुनाव के बाद ही मैंने अखिलेश यादव जी से बोल दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव, अगला जो चुनाव आएगा, मैं चंदौली न लड़ करके घोसी लोकसभा लड़ूंगा। और घोसी लोकसभा सीट पर हम अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं, और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जैसे अखिलेश जी ने 2019 में मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ाया था, 2019 का 2024 में भी वो मुझे लड़ाएंगे। और अगर बात पीडीए की हो रही है, तो पीडीए के वोट बैंक में एक बड़ी हमारी कम्युनिटी का भी वोट बैंक है। तो निश्चित तौर पर अगर अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को लेकर के ही उनका पीडीए पूरा होता है। नहीं तो आपकी अभी सीट को लेकर अखिलेश यादव से किसी तरीके की कोई चर्चा हुई हो? क्योंकि कांग्रेस को तो उन्होंने ऑफर कर दिया, और देखिए आप सहयोगी दल के रूप में हैं, आप उनके साथ। अभी देखा गया, देखिए ओम प्रकाश राजभर का भी जो हाल है वो सभी ने देखा कि कहाँ एक तरफ वो अखिलेश यादव की तारीफ करते थे, अब तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मोर्चा वही खोलते हैं। केशव देव मौर्य की अगर देखिए, अगर हम बातचीत करते हैं, बताया जाता है कि उनकी तो गाड़ी वाड़ी भी जो है वो समाजवादी पार्टी ने वापस ले ली थी। आपको लगता नहीं कि कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ भी? मेरे साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं हमेशा विचारधारा को ज़्यादा तहजीब दिया है। ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, या जो भी सहयोगी दल रहे, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। वे अपनी राजनीति करते हैं, अपने परिवार की राजनीति करते हैं,
और समाज का आवरण ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके घी पीते हैं। ओम प्रकाश राजभर तो मैंने देखा है हर एक दल की, जो आप देखते हैं किस तरीके से गड़िया की बात करी जाए, तमाम लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, तो अपने दल की तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं वो। देखिए, किन्हीं पार्टिकुलर जातियों की बात कर लेना, उनके हक और अधिकार की बात उठा लेना अलग विषय है, एक राजनीतिक विचारधारा का होना अलग विषय है। ओम प्रकाश राजभर की अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। वो सपा के साथ भी आए तो वो अपने सेटअप के साथ आए, अपने बेटे को सेट करना था, खुद को सेट होना था। सरकार नहीं बनी तो उन्हें लगा कि अब यहाँ से फायदा कम होने वाला है, इधर चले आए और अपने व्यक्तिगत फायदे की राजनीति करते हैं। उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा भी कहाँ सफल हो पा रहे हैं आप देखिए। अब जिस आदमी का अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है, कोई सिद्धांत नहीं होता है राजनीति में, तो वो बहुत लंबे दौर तक लोगों के साथ बार्गेनिंग करके थोड़ी राजनीति कर सकता है। बीजेपी भी समझती है कि ये सिर्फ अपने हितों की बात करने आए हैं और जो बात बीजेपी समझ रही है वही बात उनका समाज भी तो समझ रहा है। मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? अब मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति खुद ये इस बात को कहता है मंच से कि एक पॉकेट में मुख्तार हैं, दूसरे पॉकेट में ब्रिजेश हैं और मैं खुद बहुत बड़ा गुंडा हूं, और योगी आदित्यनाथ जी की जो अपनी व्यक्तिगत छवि है वो इन गुंडों और माफियाओं के खिलाफ है, तो योगी जी ऐसे व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में रख करके ये अपने को खुद को साबित करें कि मैं तो अब गुंडों और माफियाओं से समझौता कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात योगी जी कहीं न कहीं इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और जो इनकी छवि है, अगर ये मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो यह तो मान लिया जाएगा कि योगी जी भी अब मुख्तार जैसे लोगों की मदद चाहते हैं। एक बात आपसे, और आपने अभी पीडीए की बात करी, अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि आपके जो सहयोगी गठबंधन, आपकी जो साथी हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने बड़ा लंबा मोर्चा खोला अखिलेश यादव के खिलाफ, मीडिया पर भी आई और उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगी। लेकिन अब पता नहीं आप लोगों ने क्या मैजिक खेला, वो एक बार फिर से तैयार हो गई। तो उन्होंने तो खुद आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, कहाँ पर है आपका पीडीए प्रत्याशी? नहीं, अखिलेश यादव जी के आप अगर टिकटों के बारे में देखें, जो लोकसभा के टिकट दिए जा रहे हैं, तो उसमें कहाँ पीडीए नहीं दिख रहा है। पल्लवी पटेल ने और पल्लवी पटेल जी के उनके व्यक्तिगत हित कहीं टकराए होंगे, जहां तक मैं समझता हूं, और नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने पिछली लोकसभा राज्यसभा में भी जो भेजा है, एमएलसी की सीटों पर भी भेजा, आप देखिए कहाँ पीडीए नहीं है। और ये तो ये ऐसा तो नहीं है कि इस बार आया अगली बार नहीं आएगा, तो पार्टी का अपना भी तो कुछ कंडीशन है। समाजवादी पार्टी के जो लोगों का पार्टी को छोड़ना, आपको लगता है कि ये हानि है आप लोगों के लिए? स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हम साइड कर देते हैं, उनको आप लोगों ने भी कभी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पार्टी में रहकर जो है बड़ा हिंदू धर्म और सनातन का मजाक उड़ाया, लेकिन जो अन्य लोग आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, भी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, क्या वजह आप देख रहे हैं? उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में हम लोगों की सुनी नहीं जाती है, कुछ वर्ग विशेष, कुछ लोगों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, जो सामाजिक हित की बात की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो देश और समाज बनाने की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो देश और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की सोच रख करके जो सियासत कर रहे हैं, वे लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं। जो अपने व्यक्तिगत हितों की राजनीति करते हैं, अब ये अपने स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो अपनी बेटी को एडजस्ट करने के चक्कर में परेशान हैं। चाहते थे उनकी बेटी आंवला से टिकट पा जाए, उन्हें लगता है कि भाजपा टिकट उनका काट सकती है, तो अपने बेटी के हित को सुरक्षित रखना चाह रहे थे। दूसरी बात, एक प्रश्न उनके ऊपर खुद ही खड़ा हो रहा था कि आप भाजपा को साफ करने की बात कर रहे हो और अपना घर खुद नहीं ठीक कर पा रहे हो। तो वो जो व्यक्तित्व हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य, मेरे बिरादरी में एक दारा सिंह चौहान हैं, बड़े नेता हैं। बड़े नेता इसलिए माने जाते हैं कि सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ये नाम तो बड़े हैं, लेकिन इनके पीछे इनकी जमात नहीं है। जनता तो पसंद करती है ना, लेकिन लोगों को तो, मतलब दोनों नेताओं की अगर आपने जैसे बात करी है, देखिए इनके पीछे इनका समाज खुद नहीं है, इनकी जमात नहीं है। ये सिर्फ अपने नेता हैं और अपने हितों की राजनीति करने वाले नेता हैं। इसको पूरा उनका समाज भी देख चुका है और ये अब अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को बचाए रखने की जंग लड़ रहे हैं और अपेक्षाएं ज्यादा हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो हैसियत है, आपका जो वजूद है,
उस वजूद के अनुसार ही तो कोई भी आपको पार्टी आपको आपको ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव आपको कोई ना कोई सीट देंगे, और अगर सीट नहीं देते हैं तो क्या एक बार फिर ऐसा से संभव अखिलेश ही यादव नहीं है। के ऊपर मैंने बात पीडीए कर विरोधी रखी है, होने का? मैंने बात रखी है, और ऐसा संभव ही नहीं है कि अखिलेश यादव जी मुझे घोषित सीट न दें या मुझे चुनाव न लड़ाएं। मतलब आप घोसी से ही चुनाव लड़ना मैं चाहते हैं? बिल्कुल आपकी घोसी ही प्राथमिकता जो है लड़ूंगा, वो घोसी ही है? घोसी ही लड़ूंगा, और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जहाँ चुनाव तो अभी बीजेपी के उसमें आया था कि किसमें आया था? वहां पे बताया गया, जो घोसी में अभी उपचुनाव में सीट निकाली थी, जी उसमें बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी धांधलीबाजी करी। आप लोगों का भी कहना था ऐसा कुछ? देखिए, पूरा प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ आप देख लीजिए, मोदी जी की अपनी गारंटी है। क्या गारंटी है? क्या उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया? क्या उन्होंने महंगाई कम किया? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई? जहां अमीरों और गरीबों के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो रही हो, एक मालिक मजदूर की सभ्यता जहां विकसित हो रही हो, वहां देश की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही, इस तरह से बात किया जा रहा है, तो ये तो टोटल खोखलापन है। आज एक सर्वे में सामने आया कि मोदी सबसे लोकप्रिय जो है प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए हैं, एक सर्वे में आया है। आप लोगों अब देखिए, मोदी जी देश की लोकप्रिय कितने, विश्व के कितने लोकप्रिय नेता हैं, उसकी बुनियाद तो इस आधार पर रखी जा सकती है कि देश की आवाम कितनी खुशहाल है, देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या कितनी कम हुई, उनके अंदर कितनी समृद्धि आ रही है, देश की अर्थव्यवस्था में देश की कितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या समाहित हो रही है। यहाँ तो ये स्थिति है कि देश की पूरी पूंजी कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सिमटती जा रही है, और मोदी जी कुछ लोगों को इतना मजबूत बना देना चाहते हैं कि उनके पैसे के दम पर पूरे देश के सिस्टम को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जी ये बताइए, जो 2024 का चुनाव होना है, किस मुद्दे पर आप लोग इसको लेकर लड़ने वाले हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप लोगों की? समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जितने भी एलआई पार्टी हैं, उनका सीधा मानना है कि सामाजिक न्याय को मजबूत किए बिना देश को मजबूत नहीं किया जा सकता, समाज को मजबूत नहीं किया जा सकता। और सामाजिक न्याय का आधार हर क्षेत्र में हर जाति और वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो, ताकि ये पता लग सके कि किस जात की कितनी आबादी है, और उस आबादी के अनुपात में उसकी शिक्षा, नौकरी, पढ़ाई लिखाई में क्या अनुपात है, और अगर कम है तो उसे आगे बढ़ाया जा सके, जो भाजपा नहीं कर रही है, जो नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो। आपने मुझे बताया कि 2006 में आपने पार्टी बनाई, साथ में आप जो है सक्रिय हो गए। आपने मुलायम सिंह यादव का भी दौर देखा होगा। जी ठीक है, आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह यादव को कहा जाता था कि कोई भी मुद्दा होता था वो सड़कों पर बैठ जाते थे, जेल भरो आंदोलन चलते थे, बहुत सारे आंदोलन ऐसे होते थे अपनी बात को मनाने के लिए। आपको लगता है समाजवादी पार्टी में कुछ बदलाव आया है? सिर्फ एक ट्वीट के जरिए जो है वो सरकार की तानाशाही का जिक्र करना, सड़कों पर ना उतरना, पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों में ना शामिल होना, ये एक कमी है आपकी पार्टी में बड़ी? देखिए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा सड़क पर लड़ने वाली कौन सी इधर आप पार्टी बताइए है? ना, तमाम मुद्दे दूसरी आप बात लोग कहीं- आपको देखिए, जब जो भी सत्ता पक्ष होता था, एक दौर था, जिस दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में सत्ता पक्ष इस बात का ख्याल रखता था कि संवैधानिक मूल्य न खत्म होने पाए, नैतिक मूल्य बने रहें, राजनीतिक मूल्य बने रहें, मानवीय मूल्य भी बने रहें। इन सब की चिंता करता था, लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता करता था। भाजपा जब से आई है तब से तो इसका कोई परवाह ही नहीं है। किसान दिल्ली जाना चाहता है अपनी बात रखने के लिए, चुनता है सरकार दिल्ली की कि दिल्ली की सरकार हमारी बात सुनेगी, और उसकी बात सुनाने के लिए दिल्ली सरकार के पास जाना चाहता है। तो सरकार किस तरह से बैरिकेटिंग कर रहे हैं आप देख रहे हैं, किस तरह से किसानों के आंदोलन को कुचल रही है। जो आंदोलन अब सड़कों पर हो रहे हैं, इतने सारे कानून और कायदे बना करके किस तरह से लोगों के ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। आप एक भी आंदोलन पर उतर जाइए, सड़क जाम कर दीजिए, सड़क पर उतर जाइए, धरना प्रदर्शन कर जाइए, कचहरी में एक थोड़ा सा आप प्रदर्शन कर दीजिए, मुकदमे हो जा रहे हैं। तो क्यों डरते हैं मुकदमे से? होने दीजिए मुकदमे, बहुत मुकदमे हुए थे मुलायम सिंह मुकदमों यादव से पे, कोई डर नहीं रहा है, लाठियों से डर लगता है। नहीं, न मुकदमे से डर रहा है, न कोई लाठियों से डर रहा है। बट ये जो सरकार है, ये सरकार
इन चीजों की परवाह ही नहीं कर रही है। इस सरकार के पास कोई नैतिक मूल्य ही नहीं है कि मेरे खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो इनकी बातों को सुनो। ये सरकार की नैतिकता इतनी गिर चुकी है कि अगर सरकार की कमियों के खिलाफ विपक्ष अगर सड़क पर उतर रहा है तो सरकार का ये कहना है कि वो कैसे सड़क पर उतरेगा, उसको खत्म करो, उसको बंद करो। और इसका नहीं, हार मानने का ये नहीं है। इस देश में अब की वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, इस परिदृश्य में तो एक सबसे बड़ा रास्ता इस सरकार के खिलाफ तो यही है कि इसको सारा पिछड़ा और दलित इकट्ठा होकर के अपने वोट की ताकत से इनको पराजय करे और सत्ता इनकी जाएगी तो अपने आप इनकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। पिछड़ा की बात करी आपने, दलित की बात करी। पहले आप लोगों के साथ एक फैक्टर जुड़ा रहता था, MY कहा जाता था। मुस्लिम वर्ग भी आप लोगों से पीछे हटता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। पसमानदा सम्मेलन की देखिए अगर बात करें, एक भारी जो अभी इस समय ये लोग एक अभियान भी चला रहे हैं, मोदी हमारा भाई है करके, ना दूरी है ना खाई है। कई मदरसों पे आपने देखा कि PM मोदी के मन की बात को सुना गया, योग किया गया। तो मुस्लिम भी आप लोगों से हट चुका है अब तो। बीजेपी जिस परसेप्शंस की राजनीति कर करके मुसलमानों के अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, बीजेपी कर क्या रही है उस वर्ग के खिलाफ, उनके लिए क्या कर रही है? बीजेपी का पूरा जनाधार, बीजेपी का पूरा स्टैंडिंग मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध पर टिकी है। हिंदुइज्म आज अगर राष्ट्रवाद का पर्याय है और राष्ट्रवाद को हिंदुइज्म का पर्याय बना करके जो जितना मुसलमानों को गाली दे देगा वह उतना बड़ा राष्ट्रवादी है, ऐसी व्यवस्था और ऐसी सोच तो बीजेपी ने ही डेवलप किया है। बीजेपी जो कुछ भी आज कर रही है, बीजेपी जो परसेप्शन करने का प्रयास कर रही है, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैंने चुनाव भी लड़ा है, मैंने देखा भी है, बीजेपी जिस तरह से राजनीति का यहूदीकरण किया है, इस यहूदीकरण की दौर में बीजेपी एक इस तरह का परसेप्शन खड़ा करके कि सारी जातियां मेरे साथ हैं। नहीं, राजनीति का यहूदीकरण कर रही, संजय जी मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन तब भी तो लोग पसंद कर रहे हैं ना बीजेपी को। सभी लोग देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी का हाल देख रहे हैं, कांग्रेस का देख रहे हैं, बसपा का देख रहे हैं। ठीक है, हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनता क्यों पसंद कर रही है बीजेपी को? जनता नहीं पसंद कर रही है। बीजेपी का अपना जो चुनावी मैनेजमेंट है वो उनको जिता रहे हैं, और वो चुनावी मैनेजमेंट जो कि सत्ता उनके हाथ में है, तो वो मैनेजमेंट पैसे का मैनेजमेंट है, गरीबों का वोट खरीदने का मैनेजमेंट है, EVM को मैनिपुलेट करने का मैनेजमेंट है। ये सारी चीजें, तो क्या सब कुछ सारी सीटें जीत करके क्या बीजेपी साबित कर देना चाहेगी खुद ही कि मैं EVM से चुनाव जीत रहा हूं? आपको लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के आपके खाते में डाल दी? बीजेपी 100%, आपने देखा होगा 2022 के विधानसभा का चुनाव, बैलेट पेपर पर कहां समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी। बैलेट पेपर के वोटों की काउंटिंग पर समाजवादी पार्टी की फुल फ्लेज सरकार आ रही थी, लेकिन जब EVM की काउंटिंग शुरू हुई तब क्या हुआ? तो देश में आपने देखा होगा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, इलेक्शन आज हुआ और उसकी काउंटिंग अगर 15 दिन बाद हुई, 10 दिन बाद हुई, उन राज्यों का रिजल्ट देखिए, और उन राज्यों का रिजल्ट देखिए कि आज काउंटिंग हुई और चौथे दिन आज वोटिंग पड़ा और तीसरे दिन काउंटिंग हो गई, उन राज्यों का रिजल्ट देखिए। जब भी काउंटिंग में 2-3 दिन का अंतर होता है वहां बीजेपी हार जाती है, और जिन राज्यों में काउंटिंग का अंतर बढ़ जाता है, दिन बढ़ जाता है, अगर 10 दिन से ऊपर हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, वहां बीजेपी सरकार बना ले रही। तो संजय जी, ऐसे तो फिर आप लोग कभी भी नहीं जीत पाएंगे, फिर ये 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो फिर से उपयोग करेगी अपना। इसीलिए तो EVM के खिलाफ देश भर में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। आप लोग की पार्टी क्या कर रही है? हम लोग भी ये चाहते हैं कि चुनाव EVM से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। कैसे इसको उठा कहाँ रहे हैं आप लोग? आवाज कहाँ पर उठा रहे हैं? ये आवाज क्यों नहीं हो रही है? इसके खिलाफ बराबर अखिलेश यादव जी भी बोलते रहे हैं, बराबर विपक्ष का हर नेता चाहता है सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए क्या आप लोग? अब अगर जरूरत पड़ी,
अब आवश्यकता महसूस हो रही है, धीरे धीरे ईवीएम को लेकर के जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। अभी आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा, अब वह आंदोलन धीरे आप धीरे लोग को रूट तो ये लेवल करना पर चाहिए आएगा। ना कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होने दिया जाएगा, हम लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम लोग बहिष्कार कर देंगे, तो एक वो आग एक तो वो दिखनी चाहिए अब ना आप लोगों की। अगर ये इन चीजों के लिए इलेक्शन कमीशन में सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टियां सामने आए और वो इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट दें कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव नहीं होगा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो मान लीजिए कांग्रेस इस चीज को दे सकती है और एक आध दो बसपा आपको दे लगता सकती नहीं है, आपकी ये बाकी बातें जो जो नेशनल है, पार्टियां हैं वो इसके लिए तैयार ही नहीं है। आपको लगता नहीं आपकी ये जो बातें हैं ये मुझे लगता है निर्वाचन आयोग पे बड़ा सवाल खड़ा करती हैं, पारदर्शी तरीके से वो लोग चुनाव की प्रक्रिया को। बीजेपी जब से केंद्रीय सरकार में आई है तब से देश की सारी जनवादी संस्थाओं पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। ये तो सीजीआई एक ऐसे व्यक्ति आए, न्यूट्रल व्यक्ति, जो धीरे धीरे लोगों का विश्वास पुनः न्यायपालिका पर थोड़ा मजबूत हुआ है। वरना न्यायपालिका हो, इलेक्शन कमीशन हो, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, आम आदमी का अब कहाँ भरोसा रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कृत्य किया कि इन सब जनवादी संस्थाओं से लोगों का भरोसा और विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। ये आने वाले भविष्य के लिए, इस देश के लिए खतरनाक है। इसलिए हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसको संज्ञान में लेकर के, जैसे पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होता है वो कराए, और जहां ये ईवीएम मशीनें बनी उन सब देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो फिर इंडिया में बैलेट पेपर से पहले चुनाव हो रहे थे तो अब कराने में क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी की तैयारियां क्या है चुनाव को लेकर? हमारी पार्टी, देखिए, हमारी पार्टी का लगभग 54 जिलों में संगठन है। हमारे जहां भी लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के जहां भी लोग हैं, जनवादी पार्टी के फॉलोअर हैं, जनवादी पार्टी के साथ हैं। और हम लोगों ने यात्रा निकाल करके, सामाजिक न्याय यात्रा निकाल करके, भाजपा के खिलाफ राजदंड पद यात्रा निकाल करके अपने लोगों में इतनी जागरूकता और इतनी संवेदना पैदा कर दिया है और वैचारिक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। और आने वाला जो 2024 का इलेक्शन होगा, जो आज बीजेपी लगातार परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन हमारे खिलाफ नहीं लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन उनको उत्तर प्रदेश से ही हरा करके। तो गठबंधन आपका कमजोर तो हुआ, आपको लगता है कि नहीं ऐसा? चाहे नीतीश कुमार का निकलना हो, ममता बनर्जी का अलग हटना हो, पंजाब की अगर बात करी जाए, जयंत चौधरी का, आपको लगता नहीं है कि आपके गठबंधन में जो है वो दरार है, दिखाई दे रही है? देखिए, जनता अगर अपने विचारधारा पर खड़ी है और जनता सरकार को बदलना चाहती है, तो नेता बहुत ज़्यादा इधर उधर आने जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, और बीजेपी ने जिस तरह से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जातियों के साथ सामाजिक अन्याय किया है, उसको लेकर के लोग गंभीर हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। ठीक है, आपसे एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने आपकी पार्टी के ऊपर बहुत आरोप लगाए थे कि आप लोगों ने कभी उनका साथ नहीं दिया, मैं आप लोगों के लिए अपनी आवाज़ को उठाता था। को लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो है सुनी नहीं जाती है समाजवादी पार्टी में? देखिए, व्यक्ति को अपना आकलन सही करना चाहिए। सो व्यक्ति इतने बड़े 37,000 वोटों के अंतराल से चुनाव हारे थे 2022 में, और यह भी नहीं रहा कि उनके अपील से उनकी कम्युनिटी का वोट भी भारतीय समाजवादी पार्टी को मिला हो, ऐसा भी नहीं रहा। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी ने एक बड़े नेता के सम्मान की वजह से उन्हें एमएलसी बना दिया और उन्हें एमएलसी बना करके पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया। और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे किसी भी वक्तव्य, हमारे हर वक्तव्य से, हमारे हर कर्म से पार्टी को मजबूत होना चाहिए। और उनकी हर बात कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के आइडियोलॉजी पर कुठाराघात कर रही थी। समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लेकिन आप लोगों ने हम कोई किसी धर्म के अपमान की बात नहीं स्वामी करते प्रसाद हैं। मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन ग्रंथों और सनातन संस्कृति पर लगातार, हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी के धर्मनिरपेक्ष नीति के पूरी तरह से खिलाफ ठीक था। बात है। आप लोगों ने तो कभी इस पर अपना कोई स्पष्टीकरण दिया नहीं। आप लोग हमेशा कह देते थे ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। थे तो आप ही की पार्टी में, उन्होंने कहा लक्ष्मी माता ऐसा बच्चा कहाँ पैदा होता है, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया।
तमाम मंदिरों को उन्होंने बताया मौत मंदिर, ये तो अब समाजवादी आप बोल पार्टी रहे ने हैं। बराबर कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं था, और उन्हें बराबर अखिलेश जी सजेस्ट भी कर रहे थे, बट मुझे नहीं लगता था कि वो सिर्फ इस बात पर टिके रहे। अखिलेश यादव भी नाराज थे इस बात से, स्वामी प्रसाद बिल्कुल, मौर्य के बिल्कुल बयान से। स्वाभाविक सा हर कार्यकर्ता इस बात से नाराज था, और समय आ गया चुनाव का, तो उन्हें लगा कि हमारी बदायूं सीट से जब अखिलेश यादव जी ने उम्मीदवार क्या लग घोषित रहा है कर दिया, कितनी सीटें इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है? समाजवादी पार्टी काफी ठीक ढंग से सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी तो कह रही है 80 और सीटें हम निकाल रहे हैं यूपी की। बीजेपी का ये परसेप्शन उत्तर प्रदेश से खत्म होगा, और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में अप्रत्याशित जीत आपको दिखेगी, और एक बड़े पैमाने पर इस गठबंधन के सांसद बनेंगे। चलिए, तो आज आपने हमारी चर्चा में सुना, हमारे साथ संजय चौहान मौजूद थे, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनका कहना यह है कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। अखिलेश यादव से घोसी के लिए मैंने अपनी सीट को लेकर बात करी है, अगर वो वहां से टिकट देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इस बार लोकसभा जो चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि फाइट दोनों पार्टियों में बराबर है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने जा रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। जनता जनार्दन इस पर बताएगी कि उसने किसको अपना मत दिया है। जुड़े रहिए भारत समाचार के डिजिटल पेज पर। नमस्कार।